research problem, question and hypothesis. These are objectives of presentation. By the end of today's session, the students will be able to define research problem, purpose, objectives, question and hypothesis. Identify question and hypothesis. Identify sources of research problem. Evaluate and communicate a research problem. Formulate research questions for a quantitative and a qualitative study. Discuss different types of hypotheses. So this is a flow और schematic diagram कि हमने जो research problem जो है identify करनी है या formulate करनी है उसके क्या क्या steps होते हैं. सबसे पहले जो हमें we need for information research, हमें background जो है वो information होनी चाहिए कि हमारा area of interest क्या है, मैं किस पे काम करना चाहती हूँ और मैंने जो है कौन सी स्टडी लेनी है. लाइक अगर आप क्लिनिकल साइड पे इंटरेस्टेड हैं रिलेटेड टू दी नर्सिंग प्रैक्टिसेस और आइदर आप एकेडमिक साइड पे जो नर्सिंग एजुकेशन की साइड है वहाँ से टॉपिक पिक करना चाहती हैं, तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट to clear your area of interest. Then you will formulate problem definition या problem statement. उसके बाद जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो है आपकी रिसर्च डिज़ाइन या आपकी स्टडी का डिज़ाइन और ये डिपेंड करता है आप क्वांटिटेटिव स्टडी कर रहे हैं या क्वालिटेटिव स्टडी कर रहे हैं. जैसे कि क्वांटिटेटिव स्टडी में हमारी क्रॉस सेक्शनल स्टडीज़ आ जाती हैं, सिंपल डिस्क्रिप्टिव स्टडीज़ आ जाती हैं, तो उसमें रिसर्च डिज़ाइन और होगा. और क्वालिटेटिव स्टडी एक्सप्लोरेटरी स्टडी होती है तो उसमें रिसर्च डिज़ाइन और होंगे. तो हमारी जो सिलेक्शन एरिया ऑफ सिलेक्शन है उसमें हमारा रिसर्च डिज़ाइन जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट होता है. देन सैम्पलिंग टेक्निक्स आती हैं, जैसे कि अगर आप सिंपल क्रॉस सेक्शनल स्टडी कर रहे हैं तो उसमें आपकी सैम्पलिंग टेक्निक जो है कन्वीनियंस सैम्पलिंग टेक्निक हो सकती है, आपका जो है सर्वे मेथड हो सकता है, या आपका जो आपको फिजिबिलिटी में जो आता है सैम्पलिंग मेथड आप वो चूज़ कर रहे होते हैं. जैसे कि आपने प्रीवियस जो है डिफरेंट सैम्पलिंग मेथड्स पढ़े होंगे. और सेकेंडली अगर आप कोई कर रही हैं क्वालिटेटिव स्टडी कर रही हैं तो वो इंटरव्यू बेस्ड होती है, तो उसमें आपकी जो सैम्पलिंग टेक्निक होती है वो इंटरव्यूज़ होते हैं, जैसे कि फ़ेस टू फेस या 1 बाय 1 आपके पार्टिसिपेंट्स के इंटरव्यूज़ होते हैं. सो जब भी आप रिसर्च प्रोजेक्ट करना चाह रहे होते हैं तो उसमें ये सारी चीज़ें जो है इनको फोकस करके क्लियर करके देन आप अपना सिलेक्शन ऑफ स्टडी या टॉपिक चूज़ करते हैं जो आपकी रिसर्च स्टेटमेंट होती है या आपकी प्रॉब्लम स्टेटमेंट होती है. डेटा कलेक्शन एंड एनालिसिस. सैम्पलिंग के बाद जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है वो डेटा कलेक्ट करने का है. लाइक आपने पार्टिसिपेंट से डेटा ले लिया है, उसके बाद डेटा के एनालिसिस आते हैं जो हम डिफरेंट एनालिसिस जो SPSS यूज़ करते हुए जो है हम अपना डेटा पुट करते हैं SPSS पे और डिफरेंट किस्म के अकॉर्डिंग टू स्टडी टेस्ट अप्लाई किए जाते हैं और वो उन टेस्ट के जो रिज़ल्ट्स होते हैं वो हमारा एनालिसिस होता है. रिज़ल्ट्स के बाद जो लास्ट पॉइंट है वो हमारे रिज़ल्ट्स की इंटरप्रिटेशन होती है कि किस तरह हमने रिज़ल्ट्स को इंटरप्रेट करना है. फिर फाइनल हमारा कंक्लूजन या सजेशन होता है जो हमने वर्क किया होता है. सो दीज आर स्टेप्स टू फॉर्मुलेट अ रिसर्च प्रॉब्लम और स्टेट. आइडेंटिफाइंग अ रिसर्च प्रॉब्लम. रिसर्च प्रॉब्लम को कैसे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं. प्रैक्टिशनर्स इन द फील्ड में इनकाउंटर डिफ़िकल्टीज और प्रॉब्लम्स इन देयर डेली वर्क दैट नीड टू बी researched. Graduate students on campus may have to search to find a problem. They can research for their thesis or class project. So आप अपना area of interest भी देख सकते हैं कि जहाँ आप क्लिनिकल साइड पे काम कर रहे हैं वहाँ कौन कौन सी डिफ़िकल्टीज़ हैं या प्रॉब्लम्स हैं that need to be researched, that need to be work on it, कि जिनके ऊपर काम किया जा सकता है, चाहे वो नर्सिस की प्रैक्टिसेस हैं, चाहे वो पेशेंट के सेटिस्फेक्शन रेट है या वो नर्सिस के बिहेवियर है. वट एवर आप कोई भी अपने क्लिनिकल साइड से इशू ले सकते हैं जहाँ पे आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट है. इसके अलावा जो स्टूडेंट्स हमारे ग्रेजुएट या अंडर ग्रेजुएट हैं तो उनको कैंपस से ही जो है वो प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाई कर सकते हैं, जैसे कि स्टूडेंट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स, उनके एकेडमिक प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, उनके स्टडी से रिलेटेड हो सकते हैं, किसी कैरिकुलम से रिलेटेड हो सकते हैं. सो वो भी अपना ये क्लास प्रोजेक्ट कर सकते हैं कंटिन्यू. वट एवर द सिचुएशन इज़ द आइडेंटिफिकेशन एंड सिलेक्शन ऑफ अ रिसर्च प्रॉब्लम इज़ द फर्स्ट स्टेप इन द रिसर्च प्रोसेस. सो सिचुएशन कोई भी है
जो भी आप रिसर्च वर्क स्टार्ट करते हैं तो उसमें सबसे जो पहला स्टेप होता है वो आपका आइडेंटिफिकेशन या सिलेक्शन ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम होता है, जिसको हम प्रॉब्लम स्टेटमेंट भी कहते हैं या प्रॉब्लम रिसर्च प्रॉब्लम भी कहते हैं। ओके, व्हाट इज़ रिसर्च प्रॉब्लम? डेफिनेशन इसकी अगर हम देखें तो सिचुएशन इन नीड ऑफ अ सॉल्यूशन, इम्प्रूवमेंट और ऑल्ट्रेशन और अ डिस्क्रिपेंसी बिटवीन द वे थिंग्स आर एंड द वे दे ought टू बी। ठीक है, सो रिसर्च प्रॉब्लम बेसिकली एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, उसको चेंज करने की ज़रूरत है, और जो डिस्क्रिपेंसी क्रिएट कर रही है, लाइक वो सिचुएशन क्या है, कंफ्यूजिंग है, ट्रबल क्रिएट कर रही है। अगर कोई नर्सिंग प्रैक्टिस हो रही है और वो प्रॉपर नहीं हो रही तो उससे नर्सिस भी सेटिस्फाइड नहीं है और पेशेंट भी, पेशेंट का जो आउटकम है वो भी अच्छा नहीं है। सो दिस इज़ अ ट्रबलसम सिचुएशन ना, तो डेट नीड टू बी वर्क ऑन इट। सो दिस इज़ आवर रिसर्च प्रॉब्लम इज एन area of concern in which there is a gap in the knowledge needed for nursing practice. So this is an other very refined definition of the research problem कि ऐसा area of concern है जिसमें गैप है, यानी कि आज से 5 साल पहले एक प्रॉब्लम या एक कह लें कि इशू पे काम हुआ, उसके बाद इतना टाइम हो गया है, इतने गैप से उसके ऊपर काम नहीं हुआ, तो डेट नीड टू बी वर्क ऑन इट। ठीक है, तो हमारी जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट है वो हमारी स्टडी गैप को भी शो कर रही होती है। इंपॉर्टेंट कौन से कंपोनेंट्स हैं जो हमने रिसर्च प्रॉब्लम को फॉर्मुलेट करते हुए जो है फोकस करने हैं? रिसर्च प्रॉब्लम सिग्निफिकेंट होनी चाहिए, इंपॉर्टेंट होनी चाहिए, उसका इम्पैक्ट होना चाहिए रिलेटेड टू आर नर्सिंग प्रोफेशन, आर नर्सिंग प्रैक्टिसेस और इंडिविजुअली पेशेंट की लाइफ पे, कम्युनिटी और फैमिलीज़। तो इन सब डायमेंशंस को देखते हुए जो है रिसर्च प्रॉब्लम सिग्निफिकेंट होनी चाहिए। प्रोवाइड्स अ बैकग्राउंड फॉर द प्रॉब्लम, तो जो आप रिसर्च प्रॉब्लम ले रहे हैं उसको जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट पिक कर रहे हैं उसका बैकग्राउंड नॉलेज आपको होना चाहिए, लाइक आपको उससे रिलेटेड जो है लिटरेचर में उसको डिस्कस किया गया हो। इंक्लूड्स अ प्रॉब्लम स्टेटमेंट, लाइक उसमें बाकी चीज़ें जैसे स्पेसिफिक गैप आपने आइडेंटिफाई करना है और फर्दर जो है नॉलेज की ज़रूरत है कि इस पे प्रैक्टिस किया, इन प्रैक्टिस पे काम किया जाए, इसको इम्प्रूव किया जाए और ये बेनिफिशियल होंगी। तो ये सारी चीज़ें प्रॉब्लम स्टेटमेंट का एलिमेंट। आप प्रॉब्लम स्टेटमेंट आर्टिकुलेट्स द प्रॉब्लम टू बी एड्रेस्ड एंड इंडिकेट्स द नीड ऑफ अ स्टडी। सो बेसिकली जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट है वो इस चीज़ को इंडिकेट कर रही होती है कि इस इशू को या इस नीड को जो है स्टडी किया जाए, इसको जो है रिसर्च करने की ज़रूरत है। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल कोट की गई है कीमोथेरेपी के जो है वो साइड इफ़ेक्ट्स की। एक जो पेशेंट कीमोथेरेपी पे होता है उसको नोज़िया और वॉमिटिंग की कंप्लेन बहुत ज़्यादा होती है, और जो इंटरवेंशंस दी जा रही हैं उसकी नोज़िया वॉमिटिंग को कंट्रोल करने के लिए दैट आर नॉट इनफ। सो वी नीड टू वर्क ऑन इट कि ऐसी इंटरवेंशंस इंट्रोड्यूस करवाई जाए जो पेशेंट को नोज़िया और वॉमिटिंग के लिए ज़्यादा इफेक्टिव हो। सो ये उन्होंने एक जो है वो रिसर्च प्रॉब्लम की एग्जाम्पल कोट करती है। ओके, सोर्सेज ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम्स, आप रिसर्च प्रॉब्लम कैसे पिक कर सकती हैं? बेसिकली जो हमारी रिसर्च प्रॉब्लम है वही हमारा जो है रिसर्च टॉपिक जो है वो इंडिकेट कर रही होती है। तो इसमें आप अपना क्लिनिकल एक्सपीरियंस जो है वो क्लिनिकल साइड से ले रहे हो, लाइक एक बंदा जो एक्सपर्ट है जिसने एक एरिया में 6 से 7 साल काम किया है तो उसे पता होता है कि इस एरिया में ये रिलेटेड टू नर्सिस, रिलेटेड टू नर्सिंग प्रोफेशन ये प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, तो वो उस क्लिनिकल एरिया से भी जो है रिसर्च प्रॉब्लम को पिक कर सकता है। नर्सिंग लिटरेचर लॉट ऑफ हैं, जैसे कि स्नाहिल वेबसाइट है, पबमेड है, नर्सिंग जर्नल्स आ जाते हैं और बहुत सारी नर्सिंग रिसर्च वर्क्स हैं जो हमें इंटरनेट पे मिल जाता है, तो हम उस लिटरेचर को पढ़ते हैं, आर्टिकल्स को, और वहाँ से भी हम रिसर्च प्रॉब्लम या टॉपिक ले सकते हैं। सोशल इश्यूज़ आ जाते हैं, थ्योरी आ जाती है, हमारी नर्सिंग थ्योरीज आ जाती हैं, उनकी इम्प्लीकेशन ले सकते हैं हम, उनका इम्पैक्ट ले सकते हैं एज अ रिसर्च प्रॉब्लम। आइडियाज़ फ्रॉम एक्सटर्नल सोर्सेज, लाइक हम अगर किसी एक्सपर्ट के ओपिनियन ले लें जो हमारी फील्ड के एक्सपर्ट हैं, रिसर्चर्स हैं, तो हम उनसे भी जो है ओपिनियन ले सकते हैं, उनसे आइडियाज़ ले सकते हैं कि हम किस एरिया पे काम। ओके, एक्सपीरियंस एंड क्लिनिकल फील्ड वर्क, द नर्सिस एवरीडे क्लिनिकल एक्सपीरियंस इज़ अ रिच सोर्स ऑफ आइडियाज़ फॉर रिसर्च प्रॉब्लम्स। एज यू आर परफॉर्मिंग योर नर्सिंग फंक्शंस यू आर बाउंड टू फाइंड अ wealth of research ideas if you are curious about why things are the way they are or about how things could be improved if something
वर टू चेंज। तो क्या है कि आप अपने डेली के जो क्लिनिकल एक्सपीरियंसेस हैं उनसे भी आप, वो आपके सोर्स ऑफ आइडियाज़ हैं फॉर रिसर्च प्रॉब्लम, कि जो चीज़ें हो रही हैं क्यों हो रही हैं, अगर प्रॉपरली नहीं हो रही तो किन एरियाज़ पे काम करके इनको इम्प्रूव किया जा सकता है। सो इट कुड बी योर रिसर्च प्रॉब्लम। नर्सिंग लिटरेचर, दैट इज़ अ वेरी गुड आइडिया टू पिक अ रिसर्च प्रॉब्लम। आइडियाज़ फॉर रिसर्च प्रोजेक्ट्स ऑफन कम फ्रॉम रीडिंग द नर्सिंग लिटरेचर। जो बिगनर नर्सेज हैं, जैसे कि हमारे ग्रेजुएशन लेवल पे हैं या जिनकी फ़र्स्ट अटैम्प्ट है, तो वो क्या कर सकते हैं, वो जर्नल्स को रीड करें, क्लिनिकल स्पेशलिटी के जर्नल्स को, नर्सिंग रिसर्च के जर्नल्स को, वेस्टर्न जर्नल ऑफ नर्सिंग रिसर्च को, तो वहाँ से भी उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम स्टेटमेंट के आइडियाज़ मिल। देन सोशल इश्यूज़ आ जाते हैं। सोशल इश्यूज़ में जो समटाइम कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जो हमें एथिकल पॉइंट ऑफ व्यू से अलाउड होते हैं, लेकिन एथिकल कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जो एथिकल पॉइंट ऑफ व्यू से अलाउड नहीं होते। तो हमने सिविलियन के राइट्स को फॉलो करते हुए उन टॉपिक्स को देख लेना है कि आइदर हम उन पे काम कर सकते हैं या नहीं। फॉर एग्जांपल, जैसे मोस्ट कॉमन टॉपिक्स हैं, फेमिनिस्ट की मूवमेंट आ जाती है, ठीक है, सेक्सुअल हैरेसमेंट के आ जाते हैं, डोमेस्टिक वायलेंस के आ जाते हैं, जेंडर इक्वलिटी इन हेल्थ केयर एंड रिसर्च। तो इन टॉपिक्स को हम पिक करके इन पे काम कर सकते हैं। दीज आर आर सोशल टॉपिक्स दैट इंटरलिंक्ड विद आवर हेल्थ केयर प्रैक्टिस। सो थ्योरी, फोर मेजर सोर्स ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम है, lies in the theories and conceptual schemes that have been developed in nursing and related disciplines. To be useful in nursing practice, theories must be tested through research for their applicability to hospital units, clinics, classrooms and other nursing environments. So आप कोई भी थ्योरी, नर्सिंग थ्योरी ले सकते हैं, वो कितनी अच्छी और इफ़ेक्टिवली एप्लीकेबल है आपकी नर्सिंग प्रैक्टिसेस में। जैसे फ्लोरेंस नाइटिंगेल की इन्वायरमेंटल थ्योरी है, आप उसको रिसर्च के लिए ले सकते हैं। आप जो है ड्रोथिया और उनकी सेल्फ केयर डेफिसिट की थ्योरी है, आप उसकी इम्प्लीकेशन ले सकते हैं, उस पर रिसर्च कर सकते हैं कि पेशेंट कितना आफ्टर एजुकेशन जो है एबल है अपनी सेल्फ केयर के। तो डिफरेंट थ्योरीज़ हैं, उसमें कंसेप्चुअल मॉडल्स होते हैं, थ्योरेटिकल मॉडल्स होते हैं, तो हम उनकी एप्लीकेबिलिटी को जो है वो चेक कर सकते हैं। तो हम थ्योरी से भी जो है नर्सिंग रिसर्च का टॉपिक पिक कर सकते हैं। आइडियाज़ फ्रॉम एक्सटर्नल सोर्सेज अगर आप देखें, दे आर ऑल्सो सम टाइम मोटिवेशन फॉर अ रिसर्च आइडिया। In some cases, a research topic may be given as a direct suggestion. For example, a faculty member may given students a list of topics from which to choose, or may actually assign a specific topic to be studied. Organizations that sponsor funded research, such as government agencies, often identify topics on which research proposals are encouraged. Ideas for research are also being noted on various websites on the internet. So sometime ऐसे होता है, external sources से भी आप experts से opinion ले सकते हैं, या फिर जो आपकी फैकल्टी या सुपरवाइज़र हैं वो आपको टॉपिक्स की एक लिस्ट दे देते हैं कि आप इनमें से अपने जो इंटरेस्ट, एरिया ऑफ इंटरेस्ट का टॉपिक है पिक कर लें, या फिर वो खुद असाइन कर देते हैं कि आप जो है ये टॉपिक इस पे काम कर लें। इसके अलावा जो वेबसाइट्स हैं, नर्सिंग रिसर्च की वेबसाइट्स हैं, उस पर मिलियंस ऑफ जो है हमारी फील्ड से रिलेटेड जो है टॉपिक्स हैं, रिसर्च प्रॉब्लम्स हैं, तो आप उनमें कोई भी पिक कर सकते हैं। ओके, कौन से इंपॉर्टेंट फैक्टर हैं जब आपने प्रॉब्लम स्टेटमेंट को या रिसर्च प्रॉब्लम को पिक करना है तो उनको फोकस करना है। इंपॉर्टेंट होना चाहिए, द टॉपिक शुड बी इंपॉर्टेंट, सिग्निफिकेंट होना चाहिए, उसका गुड इम्पैक्ट होना चाहिए नर्सिंग फील्ड के लिए, नर्सिस के लिए, कम्युनिटी के लिए, पेशेंट। कंसीडर द फिजिबिलिटी ऑफ द प्रोजेक्ट। आपने जो प्रोजेक्ट लेना है, लाइक आप अगर आपके पास एक सेमेस्टर का या आपके पास 9 मंथ का टाइम है, तो आपने लाइक आपने फिजिबिलिटी देखनी है कि क्या मैं ये प्रोजेक्ट 9 मंथ में कर सकती हूँ, जो आइडियली एक स्टूडेंट के लिए रिसर्च का टाइम होता है, आपकी फिजिबिलिटी में है। लाइक ऐसा तो नहीं कि आप कोहोर्ट स्टडी पिक कर रहे हैं तो कोहोर्ट स्टडी को आप जस्टिफाई नहीं कर सकेंगे 9 मंथ्स में। मेक श्योर द टॉपिक इज़ एथिकल टू स्टडी। जैसे कि बहुत सारी रिसर्च ऐसी होती हैं जिसमें ह्यूमन जो है वो कह लें हार्म के चांसेस होते हैं, तो आपने सबसे पहले जो है हमारी जो REC रिसर्च एथिकल कमेटी की जो गाइडलाइंस होती हैं उनको फॉलो करते हुए आपने रिसर्च प्रॉब्लम को पिक करना है। ओके, यू शुड हैव अ पर्सनल इंटरेस्ट इन द टॉपिक, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप का जो पर्सनल इंटरेस्ट है टॉपिक में होना बहुत ज़रूरी होता है, इसीलिए प्रेफर किया जाता है कि आप अपने एरिया ऑफ इंटरेस्ट से टॉपिक को पिक करें। मेक श्योर द रिसर्च क्वेश्चन इज़ क्लियर, सो डेट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, उसमें कोई भी कंफ्यूजिंग या डिस्क्रिपेंसी नहीं होनी चाहिए। आपका जो रिसर्च क्वेश्चन है डेट शुड बी क्लियर। इवेलुएटिंग रिसर्च प्रॉब्लम्स, सिग्निफिकेंस ऑफ द प्रॉब्लम,
ठीक है, यहाँ पे ये सारे पॉइंट्स जो हम डिस्कस कर चुके हैं. इज द प्रॉब्लम एन इम्पॉर्टेंट वन? विल पेशेंट, नर्सेज और द broader healthcare community or society benefit from the evidence that will be produced? Will the results lead to practical implication? आप जो स्टडी कर रही हैं उसका गुड इम्पैक्ट है नर्सिस के लिए, हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स के लिए, सोसाइटी के लिए बेनिफिशियल है, पेशेंट के लिए है. और जो उसके रिजल्ट्स हैं वो चाहे वो इंटरवेंशनल स्टडी है या आपकी सिंपल डिस्क्रिप्टिव स्टडी है, क्या वो पेशेंट्स पे इंटरप्रिटेशन उनकी हो सकती है? क्या हम उनको जर्नलाइज कर सकते हैं रिजल्ट्स को? विल द रिजल्ट्स हैव थ्योरेटिकल रेलिवेंस? Will the findings challenge or lend support to untested assumptions? Will the study help to formulate or alter nursing practices or policy? Okay, researchability of the problem. Should assisted suicide be legalized? So ये examples दी हुई हैं कि ये सारी जो टॉपिक्स हैं, ठीक है, क्या ये जो आपका रिसर्च टॉपिक है वो रिसर्चबिलिटी में आता भी है या नहीं, उसको रिसर्च आप उस पर कंडक्ट कर सकती हैं या उस पर कोई लीगली एलिगेशन तो नहीं आ जाता. ऑफ एड्रेसिंग द प्रॉब्लम. अ प्रॉब्लम दैट इज बोथ सिग्निफिकेंट एंड रिसर्चेबल मे स्टिल बी इनअप्रोप्रिएट इफ अ स्टडी डिजाइन टू एड्रेस इट इज़ नॉट फिजिबल. ओके, अगर आपकी प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्लियर है, अच्छा एरिया ऑफ इंटरेस्ट है, लेकिन अगर आपका स्टडी डिज़ाइन प्रॉपर नहीं है, ठीक है, तो देन भी आपका जो है फिजिबल नहीं होगा रिसर्च प्रोजेक्ट, आपको डिफ़िकल्टी होगी, वो आइडियली कंसीडर नहीं किया जाएगा आपके लिए अगर उसका रिसर्च डिज़ाइन प्रॉपर. के एलिमेंट्स ऑफ कंसर्न फॉर फिजिबिलिटी ऑफ प्रॉब्लम. सबसे पहले टाइम एंड टाइमिंग. यू हैव टाइम फॉर योर प्रोजेक्ट. अवेलेबिलिटी ऑफ स्टडी पार्टिसिपेंट्स. जिन पे आप काम करना चाह रहे हैं, क्या जिस वक्त आप डेटा कलेक्शन के प्रोसीजर पे आएंगे वो पार्टिसिपेंट्स अवेलेबल होंगे. कोऑपरेशन ऑफ अदर्स. फैसिलिटीज़ एंड इक्विपमेंट आ जाता है. अगर आपकी स्टडी करना चाह रही हैं, कोई ऐसी स्टडी आपने पिक कर लिया है जो फंडेड है या जिसके लिए आपको फंड्स की ज़रूरत है, तो ये भी आपको देखना पड़ेगा. मनी, डेफिनेटली डेट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. सो ये सारे एलिमेंट्स को आपने कंसर्न करते हुए आपने जो है वो टॉपिक चूज़ करना है. ओके, कम्युनिकेटिंग रिसर्च प्रॉब्लम. सो प्रॉब्लम स्टेटमेंट उसमें आ जाती है. प्रॉब्लम स्टेटमेंट इज़ एन एक्सप्रेशन ऑफ द डायलेमा और disturbing situation that needs investigation for the purposes of providing understanding एंड डायरेक्शन. सो ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट को हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, ये उसकी डेफिनेशन दी गई है. A statement that articulates the problem to be addressed and indicates the need for a study. ऐसी प्रॉब्लम जिसके ऊपर काम करने की ज़रूरत है, जो इंडिकेट कर रही है कि इस पर रिसर्च की जाए. ओके, क्वांटिटेटिव स्टडी के लिए जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, यहाँ पे एक HIV इन्फेक्टेड वीमेन जो चाइल्ड बेयरिंग एज में है उसकी एग्जांपल कोट की गई है, तो ये आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग के लिए. ठीक है, सो दिस इज़ क्वांटिटेटिव क्रॉस सेक्शनल स्टडी. एक चीज़ का इम्पैक्ट दूसरी चीज़ पे देखा जा रहा है, तो ये एक एग्जाम्पल के तौर पे कोड की गई है. और द सेकंड वन इज़ क्वालिटेटिव स्टडी एग्जाम्पल. ठीक है, सो क्वालिटेटिव स्टडी में हमारी जो है वो लाइक डिटेल इंटरव्यूज़ होते हैं, पेशेंट की परसेप्शंस ली जाती हैं, उनके जो है वो लाइक ऑब्जर्वेशंस और उनके जो कह लें कि आइडियाज़, उनकी जो परसेप्शंस होती हैं उनको हम रिकॉर्ड करते हैं, दैन उनकी कीज़ बनती हैं और वो क्वालिटेटिव स्टडी में जो पेशेंट की वैल्यूज़, बिलीव्स होते हैं, उनकी इंटरप्रिटेशंस होती हैं. ठीक है, सो यहाँ पे कल्चरल माइनॉरिटी ग्रुप के जो है इंटरव्यूज़ की एग्जांपल कोट की गई है. ओके, पर्पस स्टेटमेंट जो होती है वो बेसिकली हमारी प्रॉब्लम स्टेटमेंट ही होती है. द पर्पस स्टेटमेंट एस्टेब्लिशेस द जनरल डायरेक्शन ऑफ द इंक्वायरी, कि हम करना क्या चाह रहे हैं, बेसिकली हमारा बेसिक थीम क्या है स्टडी का. द वर्ड पर्पसेस और गोल यूजुअली अपीयर इन द पर्पस स्टेटमेंट. फॉर एग्जांपल, द पर्पस ऑफ दिस स्टडी इज वाज और दैट, द गोल ऑफ दिस स्टडी. सो पर्पस जो है बेसिकली हमारा पर्पस ऑफ द स्टडी शो कर रहा होता है कि आइदर हम जो काम कर रहे हैं उसका बेसिकली हमारा पर्पस है क्या. द रिसर्च पर्पस इज़ अ क्लियर कंसाइज स्टेटमेंट ऑफ द स्पेसिफिक गोल और फोकस ऑफ अ स्टडी. क्वांटिटेटिव स्टडी में द गोल ऑफ स्टडी माइट टू बी आइडेंटिफाई, डिस्क्राइब और एग्जामिन रिलेशनशिप्स इन अ सिचुएशन. बेसिकली जो हम क्वांटिटेटिव स्टडी करते हैं ना, उसमें हमारी सम टाइम क्रॉस सेक्शनल स्टडी आ जाती है, जिसमें हम एक चीज़ का दूसरी चीज़ पे इम्पैक्ट देख रहे होते हैं, या एक सिचुएशन का दूसरी सिचुएशन के साथ रिलेशनशिप देख रहे होते हैं, इफ़ेक्टिवनेस देख रहे होते हैं, या अगर हम कोई इंटरवेंशन कर रहे हैं तो उस इंटरवेंशन के कितने गुड रिजल्ट्स आएंगे ये हम. और क्वालिटेटिव स्टडी में जो पर्पस बेसिकली होता है, हमने एक्सप्लोर करना होता है चीज़ों को बहुत ज़्यादा डिटेल में, जिसमें हमने परसेप्शंस होती हैं पेशेंट की, नर्सिस की, फिनोमिनास को डिस्कस किया गया होता है, कल्चर्स आ जाते हैं, हिस्टोरिकल ट्रेंड्स आ जाते हैं. तो उसमें जो हमारी क्वालिटेटिव स्टडी होती है वो एक्सप्लोरेटरी स्टडी होती है, जिसमें चीज़ों को बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर किया जाता है.
Okay, purpose includes the variables or concepts, the population, and often the setting for the study. A clearly stated research purpose can capture the essence of a study in a single sentence and is essential for directing the remaining steps of the research process. अगर आपकी purpose statement clear होगी ना, तो वो पढ़ने वालों को आपकी study का basic essence या basic theme बता देगी कि what you want to say और what you want to do. तो पर्पस स्टेटमेंट होती है हमेशा क्लियर और कंसाइज होती है. ओके, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस जो है क्वांटिटेटिव स्टडी में जो है स्टेटमेंट ऑफ पर्पस आइडेंटिफाइज द की स्टडी वेरिएबल्स एंड देयर पॉसिबल इंटर रिलेशनशिप्स एज वेल एज द नेचर ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ इंटरेस्ट. ठीक है, तो जो क्वांटिटेटिव स्टडी होती है वो स्टेटमेंट ऑफ पर्पस उसका आइडेंटिफाई कर रहा होता है कि आपके स्टडी वेरिएबल्स क्या हैं. ठीक है, इनमें से इनका रिलेशनशिप क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा होगा और इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा होगा. और जो क्वालिटेटिव स्टडी है उसमें स्टेटमेंट ऑफ पर्पस इंडिकेट कर रहा होता है कि नेचर ऑफ इंक्वायरी क्या है, इसके की कॉन्सेप्ट्स क्या है, इसका फिनोमिना क्या है, इसका जो कम्युनिटी के लोग हैं जैसे उसमें कल्चर्स आ जाते हैं, ट्रेडिशंस आ जाते हैं, वो सारी चीज़ें जो हैं वो हमारी ग्राउंड स्टडी से रिलेटेड होती हैं. क्वालिटेटिव स्टडी. क्वांटिटेटिव स्टडी में जो पर्पस स्टेटमेंट है, डिटरमिन वेदर व्यूइंग अ वीडियो ऑफ एन एक्चुअल पीडियाट्रिक इनहेलेशन इंडक्शन वुड रिड्यूस द लेवल ऑफ पेरेंटल एंजाइटी. सो दिस इज अ एग्जांपल ऑफ के पेरेंटल एंजाइटी है अगर हम वो वीडियो दिखा देते हैं पेरेंट्स को. ठीक है, इनहेलेशन जो है इंडक्शन की, तो वो क्या वो ऑलरेडी जब हम पेशेंट को गाइड कर देते हैं या कुछ दिखा देते हैं तो क्या वो एंजाइटी लेवल को कम कर सकती है. सो ये एक चीज़ का दूसरी चीज़ के साथ रिलेशनशिप देख रही है, तो ये क्वांटिटेटिव स्टडी की एग्जाम्पल एंड दिस इज़ अ एग्जाम्पल ऑफ द क्वालिटेटिव स्टडी. ये आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग के लिए ये दोनों एग्जाम्पल्स आप लोगों ने पढ़ लेनी है. रिसर्च क्वेश्चन है, दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. रिसर्च क्वेश्चन में हम इंटेरोगेटिव स्टेटमेंट होती हैं. ठीक है, जिस तरह के हम कोई सवालिया स्टेटमेंट होती है कि व्हाट विल बी द benefits of this study. Research questions are interrogative statements that focus on what variables or concepts are to be described and what relationships might exist between them. ठीक है, कि कौन से वेरिएबल्स हैं जो हमारी स्टडी में यूज़ हो रहे हैं और उनके दरमियान में कौन सा रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है. ठीक है, तो सम केसेस में डायरेक्ट हम लोग रीवर्डिंग्स यूज़ कर लेते हैं. स्टेटमेंट ऑफ पर्पस होती है, उसको हमने पैराफ्रेज किया होता है या फिर वो डायरेक्टली जो है वो सवालिया जो है वो क्वेश्चंस होते हैं या डेक्लेरेटिव. यहाँ पे एक एग्जांपल जैसे दी गई है, एक इंटेरोगेटिव स्टेटमेंट बना के व्हाट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन दी dependency level of renal transplant recipients and their rate of recovery. So this is interrogative statement of the research question and this is also another example of the research questions. तो आप ऐसे भी अपने research questions जो है अपनी स्टडी में लिख सकते हैं. ठीक है, सो यहाँ पे क्वांटिटेटिव स्टडी की एक एग्जाम्पल दी गई है जहाँ पे रिसर्च क्वेश्चन बनाया गया है, डज एपिड्यूरल एनेस्थीसिया अफेक्ट मैटरनल टेम्परेचर. ठीक है, और क्वालिटेटिव स्टडी में यहाँ पे आप देख लें पेशेंट की परसेप्शन से रिलेटेड है, व्हाट इज़ द लाइव्ड एक्सपीरियंस ऑफ केयरिंग फॉर अ फैमिली मेम्बर विद अल्जाइमर डिजीज़ एट होम. कि एक घर में अल्जाइमर का पेशेंट है और जो उसको लुक आफ्टर कर रहे हैं उनके उस पेशेंट की केयर से रिलेटेड क्या परसेप्शंस व्यूज़ हैं, तो ये इंटरव्यू में आ जाएगा. रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स जो हैं डेट इज़ कह लें कि सब गोल्स हमारे होते हैं जो हमारे मेन गोल को अचीव करने के लिए हम मिनी गोल्स बनाते हैं. दीज आर कॉल्ड ऑब्जेक्टिव्स. बहुत इंपॉर्टेंट है. डेक्लेरेटिव स्टेटमेंट्स होती हैं विच फोकस ऑन द आइडेंटिफिकेशन एंड द डिस्क्रिप्शन ऑफ वेरिएबल्स और कंसेप्ट्स एंड समटाइम्स ऑन डिटर्मिनेशन ऑफ रिलेशनशिप ऑफ वेरिएबल्स. जो क्लियरली और कंसाइज स्टेटमेंट होती है और हमें बता रही होती है कि क्या रिलेशनशिप है रिसर्च ऑब्जेक्टिव, कि आप लोगों ने कैसे जो है रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स को बनाना है. सो दिस इज़ हाइपोथेसिस. आपको पता है हमारी रिसर्च में 2 हाइपोथेसिस होते हैं. एक नल हाइपोथेसिस होता है जो कोई रिलेशनशिप को शो नहीं कर रहा होता, और एक अल्टरनेटिव जिसको हम रिसर्च हाइपोथेसिस कहते हैं जो हमारे बेसिक रिसर्च का जो होता है जो हम करना चाह रहे हैं उसको जो है डिपिक्ट कर रहा होता है. हाइपोथेसिस फॉर्मल स्टेटमेंट है ऑफ द एक्सपेक्टेड रिलेशनशिप अमंग वेरिएबल. ठीक है, सो 2 और मोर वेरिएबल्स भी हो सकते हैं उसमें, और प्रेडिक्शन अबाउट द रिलेशनशिप बिटवीन 2 और मोर वेरिएबल. एक वेरिएबल का दूसरे वेरिएबल के साथ क्या ताल्लुक है या एक से ज़्यादा वेरिएबल. थैंक यू.